अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इफ u एंड v, u v एंड w f b वेक्टर स्पेसिस। फील्ड क्या है यहाँ पे, f है, तीनों की सेम ही फील्ड है। एंड इफ दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है हमें, T2 दे रखी है फ्रॉम u to v और T1 दे रखी है v to f, v to w, ठीक है। आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन प्रोडक्ट और कंपोजिशन। यहां पे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोडक्ट और कंपोजिशन दोनों एक ही चीज होंगी। प्रोडक्ट कह दो या कंपोजिशन कह दो, ठीक है। प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 in order is denoted by T1 into T2 and T1 T2 होगा भाई यहाँ पे U से लेकर और W तक, ठीक है। डिफाइंड एज ठीक है। T1 T2 को लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से। कंपोजिशन तो ऐसे लिखते हैं ना, कंपोजिशन तो करते भी आ रहे हैं हम पहले ही। इसका मतलब अगर कोई मेरे से टी स्क्वायर के बारे में पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, टी ऑफ टी कर दूंगा। टी क्यूब के बारे में पूछेगा तो टी ऑफ टी कर दूंगा, ऐसे चलता रहूंगा मैं। अब आगे एक थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम में क्या है, थ्योरम में है, मान लेते हैं कि इसी टाइप से ले रखा है, इसी टाइप से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रखी है। T1 T2 is also a linear transformation, ठीक है। ऊपर वाला सारा ले लिया यहां तक का, फिर उसके बाद T1 T2 is also a linear transformation। अब T1 T2 को अगर मैं चेक करूंगा, क्या करूंगा, a अल्फा प्लस बीटा लिख लूंगा। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, T1 इंटू T2 ऑफ a अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही कर रखा है ना। T2 क्या है, अपने आप में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, लिख सकता हूं। अब क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, ये लेकर चले थे हम, यहां पर पहुंच गए तो क्या कह देता हूं, क्या कर दूंगा मैं, ये T1 T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में। लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं T1 T2 निकालते कैसे हैं। अब अगर इफ T1 दे रखा है हमें कोई R3 R 2 R3 R और T2 दे रखा है मुझे R T2 भी यही है भाई, सेम दे रखा है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और क्या दे रखा है, T1 को डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, एक्स वाई जेड है ये, z इज इक्वल टू जेड वाई एक्स, और T2 को डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, एक्स वाई जेड जा रहे हैं, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड और 0, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, T1 T2 एंड T2 T1,
अब जो डेफिनेशन में इन ऑर्डर लिख रखा था ना, अब पता चलेगा इन ऑर्डर की क्या अहमियत है। T1 T2 और T2 T1 दोनों मल्टीप्लाई तो दोनों एक दूसरे से ही हो रहे हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिया ना। यहाँ पे पहले T1 आ रहा है, यहाँ पे पहले T2 आ रहा है। अब देखो T1 T2 फर्स्ट निकालता हूं मैं, T1 ऑफ T2 निकालना पड़ेगा। ये क्या आएगा, T1 ऑफ T2 XYZ। T1 ऑफ T2 XYZ क्या दे रखा हमें, x प्लस जेड वाई प्लस जेड और 0। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी जगह इसी को उठा के तो रख दिया बस यहाँ पे। ये रखने के बाद x प्लस जेड वाई प्लस जेड 0। अब ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये पूरा और z कोऑर्डिनेट ये बन गया इसका। T1 अगर इसके ऊपर लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे z की जगह क्या है 0 और y की जगह क्या है y प्लस जेड और x की जगह क्या है x प्लस जेड या z प्लस x कुछ भी। ठीक है, तो T1 T2 तो हमारा ये आ गया। अब दूसरी निकालता हूं मैं T2 T1। इसको भी ऐसे ही कर देता हूं, तो करूंगा मैं T2 इंटू T1 x y z इज इक्वल टू T2 इंटू, इसको लिख दूंगा z y x। इसका z y x है। अब इसको कैसे सोल्व करूं बताओ। x कोऑर्डिनेट ये बन गया, y ये z ये बन गया। क्या लिख रखा है x प्लस जेड, फर्स्ट प्लस दिस, ये तो x प्लस जेड ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये क्या लिख रखा है भाई y प्लस जेड, इसका मतलब y प्लस जेड ये y प्लस x। ठीक है, 0 0, ये आ गया T2 T1। अब क्या कहूंगा मैं नोट में, इन जनरल T1 T2 नॉट इक्वल टू T2 T1। अब ये बोल सकता हूं मैं, सेम थोड़ी आए हैं। T1 T2 सेम x y z R3 के मेंबर पे ही लगाया है, तो ये दे रहा है और यहाँ पे ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, देखो करो नोट, आगे करता हूं। कर लिया। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, T1 दे रखा है Rx से लेकर Rx पे। ठीक है, और T2 दे रखा है हमें, T2 भी सेम ही है। ये Rx क्या होता है पता है ना हमें, वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल्स का है ना। ये कोफिशिएंट x से जा रहे हैं और डिग्री का पता नहीं, कितनी भी डिग्री हो सकती है। और किस टाइप से दे रखा है, T1 तो दे रखा है भाई T1 ऑफ fx इज इक्वल टू d ऑफ fx, d का मतलब डेरिवेटिव। T2 ऑफ fx इज इक्वल टू x इंटू fx। ठीक है, सिर्फ f के साथ x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या है f का डेरिवेटिव कर दो, इतना ही दे रखा है। देन उसके बाद पहला क्या कह रहा है ये, T1 T2 इज इक्वल टू T2 T1। अब जनरली तो ठीक होता नहीं, तो चेक करके देखना पड़ेगा हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरा क्या दे रहा है, T1 T2 नॉट इक्वल टू T2 T1। थर्ड क्या कह रहा है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फोर्थ क्या कह रहा है, T1 T2 माइनस T2 T1 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। फिफ्थ क्या कह रहा है, T1 T2 इज इटसेल्फ आइडेंटिटी और T2 T1 इटसेल्फ आइडेंटिटी। ये सभी चीजें कह रहा है प्रूव या डिस्प्रूव करनी पड़ेगी हमें। इसका सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो मेरे को पहले ही पता लग रहा है इन दोनों की तो जरूरत पड़ेगी मेरे को, T1 T2 और T2 T1 की। ये सबसे पहले निकाल लेता हूँ और जल्दी से निकालता हूँ। T1 T2 निकालूंगा तो T1 इंटू T2 इंटू F होगा, ये होगा T1 इंटू एक्स F। ठीक है, इतना तो लिख दिया ना हमने। अब देखता हूं मैं F है किस टाइप का। ये किस टाइप का है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वेयर
ए एन एक्स की पावर एन चलता रहेगा, ऐसे ही है ना ये तो। T1 ऑफ ए नोट एक्स प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस an एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। T1 लगाऊंगा, T1 क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएबल, इसको डेरिवेटिव को कर रहा है ना। इनका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे आएगा a0 प्लस 2a1x प्लस 3a2 एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 an x की पावर n चलता रहेगा, ऐसे आएगा ना अभी। तो T1 T2 निकल के आ गया हमारा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई चीज समझ ना आई हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चले हम। अब T2 T1 निकालने की बारी आ गई। T2 ऑफ T1 ऑफ F ऐसे लिखूंगा। T2 ऑफ T1 ऑफ F का मतलब है भाई T1 ऑफ A0 प्लस A1 x प्लस AN x की पावर n, ऐसे चलता रहेगा। T1 का मतलब क्या है? D, इसका डेरिवेटिव कर देता हूं मैं, क्या आएगा यहाँ पे A1 प्लस A2 2A2x इस टाइप का आएगा प्लस 3A3x स्क्वायर प्लस NAN x की पावर n माइनस 1, ऐसे चलेगा ना काम। और T2 लगाऊंगा, T2 तो सिंपल सा ही है, x से मल्टीप्लाई कर दो बस। T2 लगाते यहाँ पे आएगा A1x प्लस 2A2x स्क्वायर प्लस 3A3x क्यूब प्लस NAN आएगा ना, हाँ x की पावर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं। अब i के बराबर कब आता है? i का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहां पे चेक करेंगे ना, इन दोनों को डिस्कार्ड कर सकता हूं मैं। T1 T2 i के बराबर कब आता? जब T1 T2 में मैं अल्फा लेता, वो अल्फा खुद ही आ जाता। ऐसे ही आता। T1 T2 में कोई फंक्शन, कोई पॉलिनोमियल लेता, वो अपने आप के इक्वल आ जाता। T1 T2 के अंदर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, वो करते करते इसमें बदल गया, अपने आप में तो नहीं बदला। लिया तो मैंने ये था A0 प्लस A1x प्लस A2x, आ गया ये। इसको क्या कह दूंगा मैं? तू तो गलत है भाई। ये T2 T1 ये भी लिया था मैंने कुछ और, A0 तो गायब ही कर दिया इसने अपने आप से ही। इसको भी कैंसिल कर देता हूं मैं। अब बारी किसकी आती है? T1 T2 इज इक्वल टू T2 T1 की। ये आपस में बराबर भी नहीं है, नहीं है ना बराबर ये। तो ये क्या कह देगा? ये भी गलत है, ये ठीक हो जाएगा। अब इन दोनों की बारी आ गई। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आई आता है या नहीं आता? चेक कर लेता हूं अब मैं, आई आता है या नहीं आता। अब किसमें से किसको माइनस कर रहा हूं मैं? अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानता हूं, इन दोनों फर्स्ट माइनस सेकंड का रखा है ना दोनों में ही। फर्स्ट माइनस सेकंड करो भाई एक बार। फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू RHS में तो ये आ जाएगा ऐसे का ऐसा, ठीक है। LHS में राइट हैंड साइड चेक करनी है हमें। A0 का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। A0 तो एज इट इज रहेगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूं मैं, x कॉमन आ जाएगा। 2A1 माइनस A1 क्या आएगा? A1। तो क्या आएगा? A1x। अब आगे चलो, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर कॉमन आते ही 3A2 माइनस 2A2 x स्क्वायर। ऐसे करते करते an x की पावर n आगे चलता रहेगा। देखो यहाँ पे x की पावर n को कॉमन लेना और फिर यहाँ पे आ गया, ये रहा n प्लस 1 इंटू an, ये ऐसे दे रखा है ना। x की पावर n कॉमन आते ही n प्लस 1 माइनस करूंगा मैं, क्या n 1 आ जाएगा, तो an ही आ जाएगा एक अकेला वहां पे। तो ये
T1 T2, अब इसको 1 माइनस 2 को क्या लिखता हूं मैं, ऐसे लिखूंगा। ये पूरा फंक्शन लगाया हमने। कंपोजिशन भी एक फंक्शन होता है, माइनस कर देंगे वो भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन लगाया किसी पॉलिनोमियल के ऊपर, वो पॉलिनोमियल खुद ही आ गया। और जनरल लेके चले थे तो इसका मतलब Rx में से किसी भी पॉलिनोमियल को उठा के लाऊंगा, वो खुद ही के बराबर आ जाएगा। बताओ, यहाँ पे कुछ समझ में आया? ऑटोमेटिकली आ गया ना के बराबर। वो यहाँ पे कोई लगा के देख लो बेशक आप, इसकी जगह कुछ और लेके देख लो पॉलिनोमियल, तो ये आ गया। ठीक है, मिटा दो इसको। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है ये। इफ पिछले क्वेश्चन में था ना जो, वो ऐसे का ऐसा चलने दो, बस T1 ऑफ F बदल जाएगा यहाँ पे और T2 ऑफ F बदल जाएगा। ठीक है, T1 भी Rx से R में ही है, Rx से R में ही सब कुछ सेम है, बस T1 और T2 F बदल रहा है। T1 F दे रखा है D ऑफ Fx, T2 F दे रखा है ये 0 to x ft dt। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल आ गया ना दोबारा। अब देखो, अब इनमें से ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं भाई, बिल्कुल ही। अब चेक कर लेता हूं मैं क्या है। सबसे पहले क्या निकालूंगा भाई मैं, T1 T2। देखो वो क्या आता है, T1 T2 निकालूंगा तो T1 के अंदर T2 ऑफ F लिख दूंगा, T1 के अंदर T2 ऑफ A0 प्लस A1x प्लस ANX की पावर n, ऐसे चलता रहेगा काम। T2 क्या दे रखा है मुझे बताओ, ये है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दो A0x प्लस A1x स्क्वायर बाय 2 A2x क्यूब बाय 3 ANX की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ऐसे चलता रहेगा आगे। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही करते हैं हम, कांस्टेंट बाहर रहेगा, उसकी पावर 1 बढ़ा देंगे और एक वही नीचे लिख देंगे। T1 में क्या है, प्लस C लिख देंगे, चलो आखिरी में कोई कांस्टेंट, कोई तो कांस्टेंट आएगा, प्लस C लिख दिया वो। अब T1 लगाऊंगा, T1 है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन बताओ, A0 प्लस A1 2A1 आएगा ना, 2A1, यहाँ पे देखो 2A1 x बाई 2, ये कट जाएगा, A1x प्लस वहां पे 3A2 x स्क्वायर बाय 3 A2x स्क्वायर n प्लस 1 AN x की पावर n, y में n प्लस 1 AN x की पावर n, ऐसे चलता रहेगा। अब T2 T1 निकालूं, फर्स्ट ऑप्शन T2 T1 आ गया भाई। T2 ऑफ T1, T1 डिफरेंशिएबल करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, T2 ऑफ A0 का तो 0 आ जाएगा, इसका आएगा A1 प्लस 2A2x प्लस 3A3x स्क्वायर प्लस NANX की पावर n माइनस 1, इस टाइप से चलेगा काम। अब क्या करता हूं मैं, T2 तो लग ही जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा A1x प्लस A2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर बाय 2 करेंगे तो 2 तो कट जाएगा ना, यहाँ पे भी x क्यूब बाय 3 करूंगा तो 3 कट जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। वापिस ANX की पावर n आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में कोई c मान लेता हूं, कांस्टेंट आ जाएगा। अब बताओ, ये सारे ऑप्शन है जो इसमें से
कौन सा मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं, बस ये बता दो सोच के। एक तो यो इक्वल टू नहीं आया, डिस्कार्ड कर सकते हैं। T2 into T1 is equal to I। T2 into T1 is equal to I, T2 into T1 is equal to I। हाँ ठीक है। और बताओ। T1 into T2 is not equal to U, मतलब is equal to T2 into T1 उसमें। ये? हाँ ये भी कर दिया, दोनों सेम नहीं आएगा ये। हाँ, और बताओ। यो वाला टी मतलब डिस्कार्ड ही करने हैं कि सही भी बता सकते हैं। डिस्कार्ड पूछा ना अभी तो मैंने। अच्छा। ये दोनों डिस्कार्ड करने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ। तो माइनस भी करके देख लेते हैं। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2। अब 1 माइनस 2 करूंगा मैं तो क्या आएगा देखो, A0 एज इट इज रहेगा, माइनस C हो जाएगा A0। ये कांस्टेंट है ना कोई ना कोई, माइनस C कर देते हैं। अब मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब आएगा क्या आएगा बताओ, A1 ये तो x, 0 आ जाएगा। A1 x माइनस सारा सिस्टम कट जाएगा ना आपस में, प्लस 0 तो 1 माइनस 2 तो ये आ गया। I2 is not equal to identity। ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है नहीं। इसको कर देंगे ठीक, इसको कर देंगे। और अब क्या है, ये तो ठीक हो जाएगा ना, ये ठीक हो जाएगा। और ये T1 T2 I ये भी ठीक ही है, I के इक्वल ही तो आया वो। लेकिन इसमें कोई दिक्कत हो सकती है हमें, अगर मैं F की जगह कुछ भी लूं, F की जगह क्या दिक्कत कर सकता है भाई यहाँ पे, अगर मैं F की जगह लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन कल भी किया था हमने, तो ये ठीक हो जाएंगे। तो पीडीएफ में क्या है, ये गलत दे रखा है, कभी इसको तुम ठीक सोचो। क्या पीडीएफ में ये क्वेश्चन गलत लिख रखा है इसमें। अच्छा। अब एक नोट लिखता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, आगे काम आने वाली चीज है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इस नोट के भरोसे ही चल रहे हैं प्रीवियस ईयर तो इसको ठीक से सोचना है, अपना लॉजिक लगा के और अपना काम करना है आगे। नोट क्या है, अगर f ऑफ g, ये f है भाई, ठीक है, f ऑफ g का बारे में पूछ रहे हैं हम, ये 1 1 है, ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है, तो कैसे जवाब देंगे? ऐसे जवाब देंगे, इसको यहाँ पे s लिख देता हूं मैं, सब्जेक्टिव का, इंजेक्टिव का i, ठीक है। s इज इक्वल टू सब्जेक्टिव, i इज इक्वल टू इंजेक्टिव। ये क्या लिखा है मैंने, ये किस हिसाब से लिखा है देखो। पहली बात मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पहला FOG इज सब्जेक्टिव implies F is subjective, ठीक है, बट G need not be subjective, ठीक है। अगर fog subjective है ना, तो ये इंप्लाई करता है कि ये F तो सब्जेक्टिव है, G का पता नहीं, F तो कंफर्म है सब्जेक्टिव ही होगा।
तो यहाँ पे क्या नेसेसरी कंडीशन आ गई ना ये। अगर एफ सब्जेक्टिव नहीं है तो कह देंगे ये हो ही नहीं सकता, ये तो इस चीज को इम्प्लाई कर रहा है ना। दूसरा, जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं मेरा कोई रेजिडेंस पूछता, मैं कहता हूं मैं हिसार में रहता हूं, तो इम्प्लाई क्या कर रहा हूं, मैं हरियाणा में रहता हूं। यहां से क्या इम्प्लाई कर रहा हूं कि मैं इंडिया में रहता हूं, यही इम्प्लाई कर रहा हूं ना। तो अगर कोई मेरे को आगे कह दे कि मैं तो यूएसए का सिटीजन हूं, तो हिसार हरियाणा ये तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आई बात समझ में। अब अगर मेरे को कोई कह देगा कि एफ सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसके पीछे वाला ये चेक करने का क्या मतलब बनता है, इसको तो डायरेक्टली नकार देंगे ना। कोई आगे मेरे को कह दे मैं जापान का निवासी हूं, तो मैं कह दूंगा हरियाणा का भी नहीं हो सकता, हिसार का भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में। इंप्लाइज के बारे, इंप्लाई, इफ एंड ओनली इफ, सच दैट, इन सारी स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ये क्या कहती हैं। अब आगे चल जाता हूं मैं, तो एफ ओ जी इज इंजेक्टिव, इंप्लाइज जी इज इंजेक्टिव, एफ की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। नीड नॉट बी का मतलब यही तो है ना, कोई गारंटी को नहीं, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। आई बात समझ। यहां से मैं क्या लिखूंगा जो मेरे काम की बात है, एफ नॉट सब्जेक्टिव, एफ नॉट सब्जेक्टिव मिलते ही किस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा मैं, एफ ओ जी नॉट सब्जेक्टिव, जी नॉट इंजेक्टिव, किस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा मैं, एफ ओ जी नॉट इंजेक्टिव। ठीक है। एक क्वेश्चन से देखते हैं, इतना समझ में आएगा ना। अब इसमें क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है कोई टी P3R से R3R, और पूछ रहा है मे बी। ठीक है। मे बी का मतलब पक्के गारंटी से मत बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बताओ। ठीक है। जैसे अब मैंने एग्जाम दे रखा है, किसी ने भी कोई भी एग्जाम दे रखा है, उसको पूछ रहा है भैया पास है या फेल है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मे बी पे बात चलेगी ना। क्या पता भाई पास भी हो फेल भी, कुछ नहीं पता अभी तक। तो मे बी का मतलब है कुछ भी हो सकता है या नहीं है, नहीं बात की बात है, ये बताओ ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। पहली की बात है 1-1, दूसरा है, और किसके बारे में पूछ रहे हैं, सिर्फ टी के बारे में, ठीक है। दूसरा है ऑन टू, तीसरा है इनवर्टिबल, चौथा है नॉन इनवर्टिबल। ठीक है। अब इसके डायमेंशन बताओ भाई P3R की, 4, और इसकी डायमेंशन बताओ R3 की, 3। तो यहाँ पे क्या है, डायमेंशन ऑफ U ग्रेटर देन है डायमेंशन ऑफ V के। अगर U और V के टर्म में लिखे तो ये 1-1 तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है 1-1 बताओ। जहां पे डोमेन ज्यादा हो जाता है ना, वहां पे 1-1 नहीं हो सकता। तो 1-1 का तो कैंसिल हो जाएगा काम। ऑन टू होने की संभावना है, ये ऑन टू का दिख रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना ऑन टू का, ऑन टू होने की संभावना है, तो इसको ठीक कर देंगे हम। अब 1-1 नहीं है तो इन्वर्टिबल कहां से होगा, इन्वर्टिबल को गलत कर देंगे। नॉन इन्वर्टिबल होने की संभावना है। ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन दे रखा हमें ऐसी एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, सेम इसके ऑप्शन है, टी दे रखी है P3R to R5R। सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें पेन उठाने की ज्यादा जरूरत है नहीं ना मेरे को इसके सॉल्यूशन में। इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसका मतलब इसकी कम है। कम वाली में क्या होता है, कम वाली में तो ऑन टू होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आई बात समझ में। ऑन टू होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, ऑन टू को कैंसिल कर दूंगा।
1 को ठीक कर दूंगा, इन्वर्टिबल भी होगा फिर। ये होगा भाई, पहला ठीक हो जाएगा। इन्वर्टिबल कैसे हो जाएगा इन्वर्टिबल, ये बताओ। इन्वर्टिबल के लिए मेरे को क्या जरूरत है, 1 एंड ऑन टू दोनों होने चाहिए, और 1 एंड ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब दोनों के डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सेम तो नहीं है डायमेंशन यहाँ पे, इसकी अलग है इसकी अलग है, तो इन्वर्टिबल भी कैंसिल हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल ही आएगा। फर्स्ट और फोर्थ आंसर आ जाएंगे इसके। आई बात समझ में? और अगर मैं सेम ही ऑप्शंस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूं P3R to R4R, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने जाता हूं मैं, तो क्या करूंगा, 1 हो सकता सेम डायमेंशन अब तो ये, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 ऑन टू चेक करते हैं तो किससे चेक करते हैं, रैंक नलिटी से चेक करते हैं ना। बताने का तरीका देखो, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी 4, इसकी डायमेंशन भी 4, तो यहाँ पे 4 और 0 आ सकता है आंसर में। 4 और 0 आते ही क्या कह दूंगा मैं, 1 एंड ऑन टू, यही होगा ना। जब रैंक कोडोमेन की डायमेंशन के बराबर आ जाए तो ऑन टू होता है, और ये 0 आ जाए तो 1 होता है, दोनों कंडीशन मीट होगी, 1 एंड ऑन टू आ गया। और क्या हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, इस टाइप से ही हो सकता है ना। बाकी कंडीशंस में ना इधर 1 नॉर ऑन टू दिखेगा मुझे। बस फिर अब इसमें क्या है, 1 हो सकता है भाई, ये जरूर हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ऑन टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नॉन इन्वर्टिबल, नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। तो नॉन इन्वर्टिबल का मतलब है, नॉन इन्वर्टिबल में कौन कौन आ गया भाई, ये बताओ पहले। अगर क्वेश्चन में नॉन इन्वर्टिबल है, एक तो आ गया नाइदर नोर वाला, एक आ गया 1 बट नॉट ऑन टू, नॉन इन्वर्टिबल की बात चल रही है ना। एक आ गया ऑन टू बट नॉट 1। इन्वर्टिबल में कौन आ गया, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें 2 दे रखी है ट्रांसफॉर्मेशन, S दे रखी है R4 से R3 तक, और T दे रखी है R3R से R4R। पूछ क्या रखा है, RLT सच दैट SOT इज इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी है। देन TOS के बारे में पूछ रखा है, पहला है मे बी आई, दूसरा है इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, तीसरा है मे बी 1 चौथा है मे बी ऑन टू। अब अगर इसको करने जाएंगे हम तो SOT कहां से कहां तक होगा भाई, SOT इज इक्वल टू आई दे रखा ना हमें। अब T कहां से कहां तक है, R3 से यहाँ, R4 से R3, तो SOT कहां से कहां तक होगा, R4
से R4 R3 से R4 R4 से R3 R4 से R3 होगा ना, ये समझ में आया ना। टी SOTI है, ठीक है। तो इसका मतलब SOT में कोई भी एलिमेंट लोगे I के बराबर होगा। रैंक क्या आएगी इसकी? 3 या 3 से कम। कम क्यों? आइडेंटिटी तो 3 होती है। तो इसकी देखो SOT में रैंक ऑफ SOT आएगी हमारे पास 3, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी लेगा, अगर आइडेंटिटी में बदल रहा है तो R4 to R4 तो खुद के बराबर कैसे दे सकता है ये? SOT आना चाहिए R3 to R3, R3 to R3 आएगा ये, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसे ही तो किया था हमने, जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो T2 दे रखी थी U से V तक, और T1 दे रखी थी हमें, क्या दे रखी थी? एक बार देख के बताओ T1 क्या दे रखी थी डेफिनेशन के अंदर? V से W, और लास्ट में T1 T2 क्या आया था मेरे पास? U से W। इसी को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही है ना। यहाँ पे क्या T1 T2 है तो S को T1 मान लो, तो R4 S को T1 मान लोगे, हाँ, T1, और इसको क्या मान लोगे? T2। फिर तो R4 से R4 R4 से R4 यहाँ से बिल्कुल। R4 से R4 कर लो, एक ही बात है। फिर भी R4 से R4 को करेंगे, क्या आ जाएगी? बस इतना तो। SOT तो आ गया, I तो ये तो 1 भी होगा और on 2 भी होगा फिर तो, है ना। R4 से R4 तक है, रैंक 4 आ गई, नलिटी 0 आ गई, तो ये तो 1 1 on 2 दोनों हो गए ना। तो इसमें तो अब बता ही नहीं सकता मैं, इसमें तो SI वाला तो लग नहीं सकता हमारा। अगर ये 1 1 एंड on 2 हो गए तो सब्जेक्टिव इंजेक्टिव ये दोनों हो ही गए, तो क्या दिक्कत है? S और T के बारे में पता लगाता हूं अब मैं, क्योंकि अगर ये 1 1 है, SOT इज 1 1, ये क्या दे देगा? T इज 1 1, और ये S इज S of is on to है तो T इंजेक्टिव है on to। इस तरीके से दे देगा ना, क्योंकि SI लिखते हैं, सब्जेक्टिव इसके ऊपर, इंजेक्टिव इसके ऊपर, इस तरीके से दे देगा ना ये। अब T इज 1 1 तो फिर S of T is 1 1 तो S11 होगा। S11 क्यों होगा भाई? SOT इज 1 1 तो T11 होगा ना, S11 कहाँ होगा? ये गलत तो नहीं लिख लिया है, नोट गलत तो नहीं कर लिया है, देखना एक बार चेक करना। FOG इस सब्जेक्टिव का मतलब 1 1 है। सब्जेक्टिव का मतलब तो on to होता है। अच्छा ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब on to नहीं होता। हाँ ठीक है, फिर तो ये फिर तो ठीक है, आगे ना समझ में। तो SOT इज 1 1 T इज 1 1 ये देगा, यहाँ से तो हम कुछ हासिल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सारे ठीक भी हो सकते हैं ना। फिर इसमें तो TOS के बारे में बात करूंगा। TOS कहां से लेकर कहां तक है ये बताओ सबसे पहले तो, ये छोड़ो चलो, इसको बाद में देखेंगे हम। T कहां से लेकर कहां तक है? R3 से R4 तक। R3 से R4 तक है, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ भाई? T इज नेवर
क्या है नेवर? बताओ। नेवर 1 वन वन या ऑन टू? dimension of u is less than equal to dimension of u on 2. टी इज नेवर ऑन टू आएगा ना यहाँ पे। हाँ, t is never on 2. अगर ये कम है तो ऑन टू नेवर ऑन टू आएगा। क्यों नेवर ऑन टू आएगा? रैंक तो 4 के बराबर आनी चाहिए, और रैंक प्लस नलिटी ही जब 3 है तो 4 के बराबर कहां से आ जाएगी रैंक? नेवर ऑन टू आ जाएगा ना। अगर नेवर ऑन टू आ गया तो TOS नेवर ऑन टू आ जाएगा। इतना बताओ। अगर ये ऑन टू नहीं है, इस पे अगर मैं SI वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो है, तो अगर TS नहीं है तो TOS भी तो S नहीं होगा। दिस नेवर सब्जेक्टिव, TOS भी नेवर सब्जेक्टिव। तो ये क्या करूंगा मैं? TOS के बारे में पूछ रखा है मुझसे, तो नाइदर 1 1 ये मे बी ऑन टू तो गलत कर दूंगा मैं। ठीक है। S के बारे में बात करूं तो S तो 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। S जा रहा है R4 से R3 के पास। S इज फ्रॉम R4 टू R3, 4 ग्रेटर देन 3। अब इसमें बताओ नेवर 1 1 बोल सकता हूं ना मैं इसको? नेवर 1 1 goes to S नेवर 1 1, TOS नेवर 1 1। कहाँ गया ये? अब TOS ना तो 1 1 हो रहा है ना ऑन टू हो रहा है, I के बराबर कैसे आ जाएगा ये है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर। और वो तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 मान लेता हूँ, बी कोई सेट है, अब बी को लेता हूँ मैं, देखो किस तरीके से। अगर मुझे बनाना क्या है 1 1, इसका मतलब इन सब की यूनिक होनी चाहिए इमेज, यूनिक होनी चाहिए ना, यूनिक भी होनी चाहिए और किसी की सेम नहीं होनी चाहिए दोनों की। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ले लूं, अब मेरे को क्या करना है? असाइन भी करना पड़ेगा कोई ना कोई एलिमेंट, ये भी मेरी मजबूरी है। तो क्या असाइन करूंगा मैं? 1 को 1 असाइन कर दिया, 2 को 2 असाइन कर दिया, 3 को 3। उसके बाद इनको कोई ना कोई तो असाइन करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई ना कोई इन दोनों में, तीनों में से असाइन करते ही 1 1 वाले मेरे जितने भी मंसूबे थे उस पर पानी फिर जाएगा। 1 1 तो मैं बना ही नहीं सकता फिर इसको। इसी वजह से जब डोमेन की डायमेंशन ज्यादा है, डोमेन की डायमेंशन ज्यादा है तो 1 1 नहीं बना सकता। इसी प्रकार से ऑन टू तो बढ़ गया ना, ये ऑन टू के अंदर ये तो 2-3 बार आगे, इनकी तो मौत और होगी। बल्कि 1 2 3 क्या, ये भी इन्हीं के ऊपर जा रहे हैं। आगे बात समझे? लेकिन अब मैं क्या कर दूं, इसको ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। अब ये, अब देखो, अब इसको ऑन टू बनाओगे, कैसे ऑन टू बनाओगे बताओ? अब तो ऑन टू नहीं बन सकता ना ये। क्या ऑप्शन है आपके पास? 1 को 1 पे, इसको 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 इस पे इस पे इस पे इस पे। अब बताओ कैसे बनाओगे? कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो छोटी वाली हो जाएगी जब डोमेन, तो ऑन टू नहीं बन सकता। तो इसके बारे में पता ही चली गया, कंपोजिशन में SI लिख दिया ना। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। आधे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे इसके, अगर इन चीजों के अंदर, छोटी मोटी चीजों के अंदर कंफ्यूजन नहीं है तो। अब अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। S क्या दे रखा है? M2 क्रॉस 3, R से लेकर P4 R पे। T क्या दे रखा है? P4R से लेकर M2 क्रॉस 3 R। ठीक है।
अब तो चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल। दोबारा मे बी वाला काम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल। पहला लिख रखा है इसने ST में भी 1 1। दूसरा लिख रखा है ST में भी इन्वर्टिबल। तीसरा लिख रखा है TS में भी ऑन टू। चौथा है ST में भी ऑन टू। पांचवा है TS में भी 1 1। छठा है TS में भी इन्वर्टिबल। अब यहां देखेंगे तो क्या आएगा, S और T दे रखे हैं दो हमें। अब इसमें ST में भी 1 1। ST क्या है, कंपोजिशन ही तो है। ST कंपोजिशन है तो SOT के बारे में पूछ रखा है और TOS के बारे में पूछ रखा है। डायमेंशन लिख लेता हूं मैं पहले ही। डायमेंशन ऑफ ये M2 क्रॉस 3 बताओ क्या है, 6। डायमेंशन ऑफ P4 बताओ क्या है, 5। ठीक है। इस मामले में S वाले मामले में क्या है, इसके डायमेंशन इससे ज्यादा है। डायमेंशन ऑफ U इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ V। तो क्या कह दूंगा, नेवर 1 1। क्या लिखा है यहां से मैंने, S इज नेवर 1 1। ठीक है। नेवर 1 1 लिखते ही 1 1 तो यहां पे लिखा होता है ना कुछ, SI वाला रूल लगाते हैं, 1 1 यहां पे लिखा होता है। ये 1 1 नहीं हो सकता, नेवर 1 1। नेवर 1 1 कहां लिख रखा भाई, TS में भी 1 1। पांचवा ये कह रहा है भाई TS में भी 1 1 किस हिसाब से कह रहा है, तो गलत है। आगे चलते हैं। S के बारे में बात होगी। T के बारे में बात करेंगे तो T में क्या है, डायमेंशन ऑफ U लेस देन डायमेंशन ऑफ V वाला सिस्टम लग रहा है ना। 5 तो 6 से छोटा है तो T नेवर ऑन टू हो गया। ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव। T कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ये T यहां लिख रखा होता है। TOS तो फिर नेवर ऑन टू भी हो जाएगा ना। नेवर ऑन टू हो जाएगा तो मे बी ऑन टू किस हिसाब से कह रहे हो भैया। ठीक है। ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो इन्वर्टिबल में तो दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं है तो इन्वर्टिबल कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं इसके पास, SOT वाले के पास। SOT में भी 1 1। ठीक है। SOT मैं अगर पहले में भी 1 1 को डिस्कार्ड करने के लिए मान के चल पड़ता हूं एक बार। ठीक है। मान लेता हूं मैं, लेट SOT इज 1 1 इंजेक्टिव है। ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, तो ये SOT भी इंजेक्टिव है। अगर SOT 1 1 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि SOT भी इंजेक्टिव है। तो SOT तो T भी इंजेक्टिव 1 बोल रहा 1 हूं है, मैं। T भी 1 1 हाँ, है। T भी 1 1 है। SOT तो इंजेक्टिव में बोल ही रहा हूं। SOT इज 1 1 इंप्लाइज T इज 1 1। इसकी पॉसिबिलिटी चेक करूं है या नहीं है ये। चलो पॉसिबिलिटी चेक करूंगा तो T ये रहा। ये 1 1 हो सकता है। हाँ। क्यों, डायमेंशन इसकी कम है ना इससे, 5 तो 6 से कम है तो 1 1 हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, तो ये मे बी 1 1। अब SOT इज ऑन टू लिख देता हूं मैं, तो क्या बोलेगा ये, S इज ऑन टू। ये तो यही एम्प्लाई करेगा ना। अब SOT इज ऑन टू इंप्लाइज S इज ऑन टू। S ऑन टू हो सकता है या नहीं हो सकता बताओ। 6 इज ग्रेटर देन 5। ऑन टू के अंदर अगर ये बड़ा है डोमेन तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना हमें तो। हाँ। अब यहां लिखवाया था ना डोमेन कितना बड़ा था, वहां पे 2 3 मेंबर थे बस। S भी ऑन टू पॉसिबल है,
तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। देखा कैसे यूज किया मैंने, इनवर्टिबली पॉसिबल हो गया ना। अब लिखो एक डेफिनेशन आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। A vector space UF is said to be isomorphic to another vector space VF। ठीक है, अनदर ना लिखो तो अनदर होने की कोई जरूरत, टू ए वेक्टर स्पेस ही बोल दो, क्योंकि जरूरी नहीं अनदर हो, सेम भी हो सकता है। टू ए वेक्टर स्पेस VF if there exists a linear transformation T such that T is from U to V and पहला है T is 1 दूसरा है T is on 2। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं मुझे और दोनों के बारे में पूछ लिया ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, अगर इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप है ना तो ये आइसोमॉर्फिक है, नहीं तो नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है ना 1 1 एंड 2, ठीक है। और फिर कोई उठ के क्या कहेगा कि भी भाई बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहे हो आप, तो इसका मतलब तो इसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। अगर इसकी डायमेंशन ही सेम नहीं आई तो बाइजेक्टिव मैप कहां से आएगा। तो फिर कह रहा है कि इतनी बड़ी तो माया करने की जरूरत ही नहीं है हमें कि मैं बार बार में 1 1 मैप चेक करूं, उनको चेक करूं, फिर बताऊं कि भाई ये है या नहीं। मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, अब अगर डायमेंशन सेम है तो ये आइसोमॉर्फिक है, डायमेंशन सेम है नहीं है तो कितना ही जोर लगा लेना आइसोमॉर्फिक नहीं आएंगे। ठीक है, तो नोट लिख लूंगा यहाँ पे मैं, इसको डिनोटेड बाय लिख लो, डिनोटेड बाय, या तो ऐसे लिखेगा यू वी, ठीक है, यूएफ भी लिख सकता है ना यहाँ पे, या लिखेगा यूएफ 3 ये लगा देगा 3 लाइन और भी है। ठीक है, 2023 में आया था ये, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था इसका आइसोमॉर्फिक का। अब थ्योरम नोट लिखो या थ्योरम लिखो, किसी तरीके से लिख लो, एक ही बात है। तो नोट लिख लो, 2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और ये काम किस पे आएगा, सिर्फ फाइनाइट डायमेंशन पे काम आएगा। ठीक है, कभी इनफाइनाइट डायमेंशन पे लगा दो। 2 फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस UF and VF are isomorphic if and only if dimension of U is equal to dimension of V। ठीक है, यहाँ पे if and only if क्यों लगाया हमने, क्योंकि देयर एग्जिस्ट की बात आ गई ना यहाँ पे, तो देयर एग्जिस्ट की बात आएगी वहां पे तो इफ एंड ओनली इफ लगा ही सकता हूं मैं। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे देता और फिर बोलता कि सेम है डायमेंशन, तो हम कहते भाई हम तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के चेक करेंगे ये 1 1 1 2 है या नहीं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं किसी तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इफ एंड ओनली इफ को, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर U and V to be isomorphic is dimension of U is equal to dimension of V। ये भी लिखा देखा होगा कहीं पे, इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख देता हूं ना मैं। और इसका साइन भी होता है, क्या साइन होता है इसका, ऐसे करके ये बड़ा साइन होता है इफ एंड ओनली। ठीक है, अब आगे देखो, ये कर लिया ना,
अब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस ओवर आर आइसोमॉर्फिक, अगर देखो V दे रखा है मुझे, देखो V डायरेक्ट लिखते हैं हम, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते। V दे रखा है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल्स x, y, z, और डिग्री क्या दे रखी है, एंड डिग्री एट मोस्ट 2। ठीक है, बी देख लिया हमने कौन सा सेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस आर आइसोमॉर्फिक टू वी आर। पहला ऑप्शन है P9R, दूसरा ऑप्शन है P10R, तीसरा है P8R, उसके बाद है R10R। ये लिख लो भाई, नन ऑफ द अबव। ये करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, बी सेट ऑफ फलाना दिखला, कोई दे दिया कोई वेक्टर स्पेस, ठीक है, दे दिया कोई बात नहीं, पूछ क्या लिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस आर आइसोमॉर्फिक। पूछ क्या रहा, आइसोमॉर्फिक के बारे में पूछ रहा है। दो चार ये नीचे लिख दिए, भाई इनमें से बताओ कौन सा किसके इसके बी के आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा। हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन में तो ये था 1 1 and 2 मैप एग्जिस्ट करना चाहिए, बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, अगर तेरी डायमेंशन इनके बराबर आ रही है तो भाई आइसोमॉर्फिक है, नहीं तो नहीं है। इन सभी को चेक कर लेंगे। फर्स्ट रूट क्या आएगा, कहेगा मेरी डायमेंशन क्या है, पता आपको, बताओ इसकी डायमेंशन क्या है, 10। वी आर क्या कहेगा, मेरी डायमेंशन, मैं क्या कहूंगा वी आर, तो भाई इसकी तो पता नहीं, चेक कर लेता हूँ क्या है। सबसे पहले तो इसकी देखता हूँ, बाद में मिला लूंगा मैं। ये तो क्या है, कुछ नहीं हमारे, इन सभी की डायमेंशन तो देखते ही बताऊंगा मैं। वी आर क्या है, वी आर भी कुछ नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वेरिएबल तो एक्स वाई जेड है, और डिग्री क्या है, एट मोस्ट 2 है। ध्यान से देखोगे तो ये बढ़ाया भी हुआ हमने। इसका मेरे पास बेसिस क्या आया था ये बता देता हूं मैं, इसी से तुम अंदाजा लगा लोगे। बेसिस आया था 1x, हाँ 10 आए थे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये बेसिस था इसका। यही बेसिस था ना, ये लिख लो, बार बार में जब भी लिखना हो ऐसे बेसिस लिख लेना। कितने हैं इसमें, 1 2 3, 3 बार तो ये, 3 बार ये, 3 बार ये 9, और 1 बार ये कांस्टेंट 10 आगे। तो इसका कितनी डायमेंशन होगी भाई, डायमेंशन ऑफ वी आर होगी 10। अब कहेंगे हम एक एक को पकड़ जाएंगे, जिसकी भी डायमेंशन 10 है वो यहाँ रुक जाओ, बाकी अपने घर पे चले जाओ। फर्स्ट तो ठीक हो जाएगा। ये क्या कहेगा, मेरी डायमेंशन 11 है, तुमने कहा तू तो गलत है, इसको गलत कर देंगे। 8 गलत कर देंगे, ये ठीक कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे। आगे बात समझ में।